नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम और मैं साथ हाजिर हूं शकील साजिद। रामनवमी की शुभ बेला आई। सिया जी संग श्री राम जी मुस्काए, अयोध्या में बज उठे ढोल नगाड़े, भक्ति में सब मिलकर जय श्री राम गाए। जी हां, डी न्यूज प्लस की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 28 मार्च को जशपुर जिले के श्रमिकों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जशपुर के वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में दोपहर 1 बजे एक बड़ा श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री करीब 27.15 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजेंगे। इस कार्यक्रम से प्रदेश के 79,000 से ज्यादा निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। खास बात है कि यह सारा पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में जमा होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस सम्मेलन में श्रम विभाग की कुल 12 अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के स्वावलंबन और बुजुर्गों की मदद करना है। इन योजनाओं में नौनिहाल छात्रवृत्ति के तहत बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाएंगे। वहीं नोनी सशक्तिकरण और दीदी ई रिक्शा जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश होगी। इसके अलावा मजदूरों को काम के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण, साइकिल और घर बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि समाज के सबसे मेहनतकश वर्ग यानी मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। इस बड़ी राशि वितरण से हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आने की पूरी उम्मीद है। खासकर बच्चों को शिक्षा पर दिए जा रहे जोर से श्रमिक परिवारों के भविष्य को भी संवारने में काफी मदद मिलेगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की उन प्राथमिकताओं को दर्शाता है जिसमें गरीब और मजदूर वर्ग के कल्याण को सबसे ऊपर रखा है विष्णुदेव साय सरकार ने। राजधानी में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे साइबर ठगी के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम ने शहर के 3 अलग अलग अवैध कॉल सेंटरों पर एक साथ छापा मारकर 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला है, जिसमें 67 मोबाइल फोन, 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर और वाईफाई राउटर शामिल है। जांच में पता चला कि यह गिरोह पिछले 2 सालों में करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। इस गिरोह के काम करने का तरीका बड़ा शातिर था। ये लोग भारत में बैठकर मुख्य रूप से अमेरिका के नागरिकों को, जी हाँ, अमेरिका के नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। सबसे पहले उन लोगों का डाटा जुटाते थे जिन्होंने लोन के लिए आवेदन किया हो। इसके बाद कॉल सेंटर के कर्मचारी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उनसे संपर्क करते और खुद को लोन एक्सपर्ट बताते। वे लोगों को झांसा देते कि उनका क्रेडिट स्कोर खराब है और उनकी कंपनी उसे सुधार कर आसानी से लोन दिलवा सकती है। ठगी को अंजाम देने के लिए ये लोग तकनीकी खेल भी खेलते। गिरोह का तकनीकी दल पीड़ित के खाते में नकली चेक के जरिए छोटी रकम जैसे $100 दिखा देता था। जब पीड़ित को अपने खाते में पैसे दिखते तो उसका भरोसा जीत लिया जाता। इसके बाद ठग कहते कि यह पैसा सिर्फ टेस्टिंग के लिए था और इसे तुरंत वापस करना होगा। पैसे वापस लेने के लिए वे पीड़ित से गिफ्ट कार्ड खरीदने को कहते। जैसे ही पीड़ित गिफ्ट कार्ड का कोड उन्हें बताता, आरोपी उसे तुरंत कैश करवा लेते। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह के तार विदेशों से भी जुड़े थे। तकनीकी मदद के लिए चीन जैसे देशों के लोग शामिल थे और ठगी का पैसा हवाला के जरिए भारत आता था। जो लोग पैसे देने में आनाकानी करते थे उन्हें फर्जी कानूनी नोटिस और अरेस्ट वारंट भेजकर डराया भी जाता था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड गुजरात में बैठकर नेटवर्क चला रहा था, जबकि पकड़े गए आरोपी देश के 7 अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। पुलिस को 25 मार्च को मिली एक गुप्त सूचना के बाद ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महाराष्ट्र के नासिक में खुद को ज्योतिषी और तांत्रिक बताने वाला अशोक खराट
इन दिनों बड़े मामले में फंसा है। पुलिस ने उसे 18 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक 35 साल की महिला ने उस पर बार बार दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद मामला सामने आया। अब तक उसके खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं और जांच तेजी से चल रही है। जांच में पता चला है कि अशोक खरात लोगों, खासकर बड़े वर्ग की महिलाओं को और महिलाओं को अपनी बातों में फंसाता था। वह बीमारी ठीक करने, घर के झगड़े खत्म करने या संतान होने के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद वह उनका शोषण करता और गुप्त तरीके से वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस को उसके पास से 100 से ज्यादा अश्लील और संदिग्ध वीडियो मिले हैं, जिनकी जांच हो रही है। पुलिस को उसके ठिकानों से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे शक गहराता जा रहा है कि वहां अंधविश्वास से जुड़े खतरनाक काम होते थे। अहिल्यानगर के फार्म हाउस से एक पिस्तौल मिली है जिसमें कुछ गोलियां गायब है। उसे लेकर नरबली जैसी आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक खरात ने पिछले 10-12 साल में करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। बताया जा रहा है कि वह एल्विश हनी नाम से महंगा शहद बेचता था और दावा करता था कि इससे ताकत बढ़ती है। इसकी कीमत लाखों रुपए प्रति किलो बताई जाती थी। पुलिस को शक है कि इसी तरह के तरीकों से उसने काला धन इकट्ठा किया था। उसका नेटवर्क भी काफी बड़ा बताया जा रहा है। नासिक के सिन्नर में इसका एक बड़ा संस्थान था जहां गुप्त कमरे बने हुए थे। इसके अलावा अहिल्यानगर में फार्म हाउस, पुणे में फ्लैट, शिरडी और मुंबई तक उसकी पहुंच बताई जा रही है। कई महंगे होटलों में उसके स्थायी ठहरने की भी जानकारी मिली है। जांच एजेंसियों ने उसके पास से लैपटॉप, नकदी और कई प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए हैं। साथ ही उसके कुछ नेताओं और बड़े अधिकारियों से संबंध भी सामने आ रहे हैं, जिससे मामला और संदिग्ध बड़ा हो गया है। इस वजह से कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वहां काफी भीड़ जमा हो गई और पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी 29 मार्च तक बढ़ा दी है। अब पुलिस उसके करीबियों से भी पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। रायपुर के राजधानी के छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक बार फिर आईपीएल का रोमांच लौटने वाला है। साल 2026 के आईपीएल सीजन के दूसरे हिस्से में रायपुर को 2 बड़े मैचों की मेजबानी मिली है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। इस बार रायपुर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का दूसरा होम ग्राउंड बनाया गया है। कल ही हमने बताया था कि आर्यमन बिरला इसके चेयरमैन बने हैं, जिसका मतलब है कि शहर के दर्शकों को विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य सितारों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। शेड्यूल के मुताबिक पहला मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 13 मई को आरसीबी का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जो कि शाहरुख खान की फिल्म की टीम है और जिसमें भी बहुत सारे स्टार अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेलने वाले हैं। पहले ये मैच अप्रैल में होने की चर्चा थी, लेकिन स्टेडियम की मरम्मत और कुछ तकनीकी तैयारों को पूरा करने के लिए इन्हें मई के महीने में शिफ्ट कर दिया गया है। इन मैचों में धोनी, कोहली और रोहित जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के धुरंधरों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए स्टेडियम का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि दर्शकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल सके। स्टेडियम के पेवेलियन को बिल्कुल नया और लग्जरी लुक दिया जा रहा है और वीआईपी गैलरी के कांच भी बदले जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस बार एंट्री के लिए आधुनिक स्कैनर सिस्टम का इस्तेमाल होगा। आरसीबी की मैनेजमेंट टीम ने खुद रायपुर पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा लिया है ताकि मैच के दौरान खिलाड़ियों और फैंस को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और इस पूरे आयोजन में आईपीएल में रायपुर को शामिल कराने में बिला शक एक बहुत बड़ा श्रेय प्रभतेज भाटिया और विजय शाह को देना जरूरी है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लॉकडाउन लगने की खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अफवाह करार दिया है।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि क्या फिर से पाबंदियां लगने वाली हैं, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया था, जिससे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, छात्रों और मजदूरों के बीच घबराहट फैल गई थी। प्रशासन ने साफ किया है कि राज्य में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है रहेगा, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की बात कही थी। उन्होंने कोविड-19 के समय का उदाहरण देते हुए देश को सजग रहने को कहा था, लेकिन अपने पूरे भाषण में कहीं भी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। चूंकि भारत में मार्च 2020 के लॉकडाउन की यादें लोगों के मन में अभी भी ताज़ा है, इसलिए भविष्य की तैयारी वाली बात को लोगों ने गलती से नई पाबंदियों से जोड़कर देख लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही आर्थिक गतिविधियों पे रोक लगाने की कोई तैयारी। इस बीच राजनीति के गलियारों में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नीतियों पर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने लॉकडाउन की चर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में चल रहे तनाव, खासकर पश्चिम एशिया के हालातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की बात कही ताकि देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की समीक्षा किया जाए। छत्तीसगढ़ को लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों ही स्थिति स्तरों पर सामान्य है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर यकीन न करें और आधिकारिक जानकारी को सच मानें। छत्तीसगढ़ में स्कूल, दफ्तर और बाजार पहले की तरह खुले रहेंगे और किसी भी तरह के लॉकडाउन का कोई खतरा ना है ना रहेगा। आज की चर्चा में इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।